सुजाता की शादी मोहन के साथ रामनगर में हुई थी। मोहन सुजाता से बहुत प्यार करता था। सुजाता की कोई बच्चा नहीं था। इसी बात से वो बहुत दुखी रहने लगी। मोहन सुजाता को कई बार समझाता। सुजाता, तुम परेशान मत हुआ करो। हमारी किस्मत में बच्चे का सुख लिखा होगा तो हमें जरूर मिलेगा। एक दिन मोहन सुजाता को वैष्णो देवी दर्शन के लिए कहता है और दोनों वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं। माँ, मेरी झोली में बच्चे का सुख दे दो। मैं दोबारा तुम्हारे दर्शन के लिए आऊंगी। सुजाता और मोहन यात्रा करके एक उम्मीद लेकर वापस आ जाते हैं। एक दिन सुजाता घर में झाड़ू लगा रही होती है कि अचानक वो बेहोश हो जाती है। सुजाता, क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन मोहन जी, ये माँ बनने वाली हैं। सुजाता, सुना तुमने? तुम माँ बनने वाली हो। मोहन और सुजाता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब मोहन सुजाता का ज्यादा ख्याल रखना चाहता था, पर शायद दुख के बादल मोहन और सुजाता की जिंदगी पर मंडराने वाले थे। एक दिन मोहन जिस फैक्ट्री में काम करता था वो बंद हो गई। मोहन को बहुत बड़ा झटका लगा। सुजाता, अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप चिंता मत करो। जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, मैं भी थोड़े बहुत घरों का चौका बर्तन का काम पकड़ लेती हूँ। मिलकर सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पर सुजाता, तुम इस हाल में कैसे काम कर पाओगी? आप मेरी चिंता मत करो जी, मुझे कुछ नहीं होगा। सुजाता को पैसों की जरूरत थी और मोहन के पास भी कोई काम जब तक नहीं हो जाता वो उसकी मदद करना चाहती थी। इसीलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती सुजाता को काम करते देख आसपास की महिलाएं भी उसकी तारीफ करती थी। 9 महीने बाद सुजाता एक बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म से मानो मोहन और सुजाता के जीवन में बहार आ जाती है। सुजाता और मोहन बच्चे का नाम मोहित रखते हैं। मोहन ने अब सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया ताकि वो भी सुजाता की मदद कर पाए। सुनो जी, मैंने जो मन्नत ली थी कि मुन्ना के आने के बाद हम दोबारा यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, हम एक दो दिन में चलते हैं। मोहन और सुजाता बच्चे को लेकर वैष्णो देवी जाते हैं। वापसी में सुजाता मोहन से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी माँ बहुत दिनों से याद कर रही हैं, तो उनके पास थोड़े दिन रुक आऊं और ये प्रसाद भी दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ देता हूँ। सुजाता अपनी माँ के घर रहने लगती है। एक दिन, माँ, तुम छत पर कब आई? मैं तो आ ही रही थी कपड़े सुखाने। अरे, तू भी तो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। अरे सुजाता, आंगन में तो अंगीठी जल रही है। पतीली में पानी गर्म हो रहा है। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना को तो मैं आंगन में खेलता छोड़ आई थी। सुजाता नीचे की ओर भागती है। वो देखती है कि मुन्ना खेलता हुआ जलती हुई अंगीठी के करीब पहुंचने ही वाला होता है। सुजाता चिल्लाती है, मुन्ना! मुन्ना को बचाते हुए सुजाता अंगीठी पर गिर जाती है। उसका मुंह आग की चपेट में आ जाता है और बुरी तरह झुलस जाता है। सुजाता की माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? देखिए माता जी, आपकी बेटी के चेहरे का ये हिस्सा और होंठ आग की चपेट में आ गए हैं। इन्हें ठीक होने में समय लगेगा। सुजाता का चेहरा और होंठ आग की चपेट में आ जाते हैं। मोहन भी सुजाता के पास आ जाता है। कुछ दिनों बाद सुजाता को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। वो थोड़े दिनों बाद अपने घर वापस आ जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। मोहित अब स्कूल जाने लगा था। एक दिन वो स्कूल से आया तो अपने दोस्त को भी साथ ले आया। अरे पंकज, तू कमरे में बैठ, मैं तेरे नोट्स लेकर आता हूँ। नहीं मोहित, तू मुझे नोट्स यहीं पर दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वहाँ तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। अच्छा ठीक है, मैं यहीं लाता हूँ तुम्हारे नोट्स। अरे मोहित, तुम्हारा दोस्त पंकज आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? तुम्हारी माँ ने उसके लिए शरबत बनाया था। वह इनके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वो ही नहीं, मेरे सारे दोस्त इनका खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए हाँ नहीं बोलता। जाने भी दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चा है। मोहित गुस्से में कमरे में चला जाता है। सुजाता उस वक्त कुछ नहीं बोलती। वो जानती थी कि मोहित अभी बच्चा है, बड़ा होकर समझ जाएगा। धीरे धीरे समय बीता और अब मोहित पढ़ लिख कर एक ऑफिस में नौकरी पर लग गया था।
मोहन अब सब्जी का ठेला नहीं लगा पाता था। बढ़ती उम्र और बीमारियों की वजह से वो अब घर पर ही रहता था। मोहन की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी विशाखा और 2 बच्चे अंश और अंशिका थे। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन, माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियां लंच पर आ रही हैं। आप प्लीज उनके सामने अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर बिल्कुल मत आना, वरना मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। एक काम करो, आप अपना मुंह ढक लो जिससे कि मेरी सहेलियों को आपका चेहरा नजर नहीं आएगा। मेरी सहेलियां आने ही वाली होंगी। कुछ देर बाद विशाखा की सहेलियां आ जाती हैं। सुजाता जब उन्हें खाना परोसने लगती है। ये कौन है विशाखा? अरे ये मेरी नौकरानी है। अच्छा, तो खाना इन्होंने बनाया है? बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। अपने आप को विशाखा के मुंह से नौकरानी सुनकर सुजाता घबरा जाती है और उसके हाथ से सब्जी लड़की के कपड़ों पर गिर जाती है। लड़की सुजाता का मुंह देख लेती है और डर जाती है। उसकी चीख निकल जाती है। वो कहती है, कितना बदसूरत चेहरा, मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना। फ्रेंड्स, आपने इनका चेहरा देखा है? उफ, कितना भयानक है। ये सब सुनकर अंश और अंशिका वहां आ जाते हैं। तो क्या हुआ, हमारी दादी माँ का चेहरा खराब है? पर आप उनकी इस तरह से इंसल्ट मत कीजिए। आपको खाना नहीं खाना तो आप यहाँ से जा सकती हैं। करा दी ना मेरी बेइज्जती मेरी सहेलियों के सामने। आपसे कितनी बार कहा था मैंने कि अपना ये मनहूस चेहरा मेरी सहेलियों के सामने बिल्कुल मत लाना, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। मैं अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। और तुम दोनों अपनी दादी माँ की तरफदारी करना बंद करो और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, समझे? मोहित के आने के बाद विशाखा तरह तरह की बातें बनाकर सुजाता के खिलाफ उसे भड़काती है। मोहित, अब मैं एक पल भी इस घर में और नहीं रह सकती। अगर तुमने अलग रहने का फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। आज माँ जी की वजह से बच्चे भी मेरे आगे बोले हैं। मैं माँ जी और पिताजी से बात करता हूँ। पिताजी, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। माँ जी के बदसूरत चेहरे की वजह से मेरे और विशाखा के रिश्ते में दरार आ जाए तो क्या फायदा। मोहित बेटा, तुम आज अपनी उस माँ को छोड़कर जाने की बात कह रहे हो जिसने तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, तुम्हारे पैदा होने के लिए मन्नतें मांगी। एक माँ का प्यार, उसकी कोई कीमत नहीं तुम्हारी नजरों में? सुनो जी, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ज्यादा मत बोलो। सुजाता, यह मोहित आज तुम्हें छोड़कर जाने की बात कर रहा है। मुझे दुख है, ये मेरी औलाद है। मोहित और विशाखा जबरदस्ती बच्चों को लेकर दूसरे घर में रहने चले जाते हैं। अंश और अंशिका का वहां मन नहीं लगता। एक दिन जब विशाखा और मोहित दोनों बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, अंश सुजाता को देख लेता है और दादी दादी चिल्लाता हुआ सड़क पार करने लगता है। सुजाता उसे देखकर रोकने की कोशिश करती है। अंश, संभल कर बेटा, गाड़ी आ रही है। अंश रुको, मैं आती हूं। इतनी देर में एक गाड़ी सामने आ जाती है। अंश को बचाते हुए सुजाता गाड़ी के नीचे आ जाती है, पर वो अंश को आंच तक नहीं आने देती। मोहित मां को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और मोहन को खबर देता है। विशाखा और बच्चे भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मम्मी, आप दादी माँ को गलत बोलती थी, हमें भी उनसे दूर कर दिया। वो बहुत अच्छी है माँ। तुम्हारी दादी माँ को कुछ नहीं होगा बच्चों। मिस्टर मोहित, आपकी माताजी आपको अंदर बुला रही हैं। वो आपसे मिलना चाहती हैं। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मोहित, मेरे बेटे, अब मैं नहीं बचूंगी। तुम तुम मेरे बाद अपने पिता का ख्याल रखना मेरे बच्चे। सुजाता आखिरी सांस लेती है। मोहित रोने लगता है। तभी मोहन भी आ जाता है। मोहित, तेरी माँ अपना फर्ज निभाते निभाते चली गई। तू जानना चाहता है? आज तुझे बताता हूँ इसकी बदसूरती की वजह। बचपन में जब तू चूल्हे की आग से जलने वाला था, तब तुझे बचाते हुए ही इसका मुंह जल गया था, पर इसने कभी भी तुझे यह बात जाहिर नहीं होने दी। सबके ताने सुने, फिर भी चुप रही ये ममता की देवी। पिता की बात सुनकर मोहित रोने लगता है। विशाखा भी ये सब सुनकर रोने लगती है। बच्चे भी दादी माँ करके रोने लगते हैं। पर सुजाता अपना माँ होने का फर्ज निभाती हुई अपने बेटे पर कर्ज छोड़ जाती है, जो वो जीवन भर नहीं चुका सकता था।
कलावती एक बहुत ही गरीब औरत थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। कलावती और उसके 2 बच्चे कालीपुर नाम के एक गांव में रहते थे। कलावती का पति एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठा था और बेचारी कलावती को इस दुनिया में छोड़कर चला गया था। उसके सास ससुर भी गुजर चुके थे। कलावती ने शादी के बाद से ही बहुत दुख देखे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को बड़ा किया था। वो लोगों के घर में काम करती थी, मजदूरी करती थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को वो सब नहीं दे पा रही थी जो वो चाहती थी कि वो उन्हें दे। एक बार की बात है, कलावती अपने बच्चों को लेकर बाजार गई तो बाजार में उसके बेटे को एक बाजा पसंद आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे वो बाजा दिला दो ना, देखो ना सब बच्चे ले रहे हैं, मुझे भी दिला दो ना। कलावती दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, भैया ये बाजा कितने का है? वो दुकान वाला उसे बाजे की कीमत बताता है, पर कलावती के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। तो वो दुकान वाले को कहती है, ठीक ठीक लगा लो भैया, बच्चा जिद कर रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकूं। दुकान वाला गुस्सा हो जाता है और कलावती को डांटने लगता है, चल भाग यहाँ से, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। पैसे नहीं है तो क्या फ्री में दे दूं ये खिलौना तेरे बच्चे को? कलावती के बच्चे ये देख रहे थे। उसकी बेटी जिसका नाम गुड़िया था, वो थोड़ी समझदार थी। वो अपनी माँ से कहती है, मामा चलो यहाँ से, राजू को नहीं चाहिए ये खिलौना। फिर वो दुकान वाले से कहती है, भैया थोड़ा ढंग से तो बात करो मेरी माँ से, अगर पैसे नहीं है तो क्या इस तरह से बात करते हैं? और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उनकी माँ सोचती है, हाय रे मेरी किस्मत, मैं भी कितनी मजबूर हूँ, एक छोटा सा खिलौना भी अपने बच्चों को नहीं दिला सकती। और फिर वो थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाते हैं। कलावती की बेटी अपनी माँ के लिए पानी लाती है और कहती है, मामा आज से हम तेरे साथ बाजार नहीं जाएंगे। लेकिन बेटी क्यों, तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ वो बात ये है कि बाजार में इतनी सारी चीजें देखकर हमारा मन ललचा जाता है, फिर तुझे उन चीजों को खरीदने के लिए लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं। कितनी समझदार है मेरी बेटी। फिर वो अपने बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। अगले दिन राजू उठता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तुम मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती? मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं और वो सब मुझे चिढ़ाते हैं। अरे बेटा तू तो हमारी हालत जानता है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं तुम लोगों को स्कूल भेज सकूं। और ऐसा कहकर वो अपने काम पर चली जाती है। राजू रोने लगता है और कहने लगता है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। उसकी माँ बाहर जाते जाते ये सब सुन रही थी, पर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर काम पर चली जाती है। वो एक घर में काम कर रही थी, तभी उसे ख्याल आता है, आज तो घर पर बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं। और फिर वो अपने मालिक से कहती है, साहब थोड़े से पैसे चाहिए, वो घर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। क्यों कलावती, अभी तो तुझे काम करते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, अभी से पैसे मांगना शुरू कर दिया तूने? तुम लोगों की यही दिक्कत है। साहब बहुत जरूरत है पैसे की, अगर हो सके तो दे दो, वरना आज मेरे बच्चों को भूखे ही सोना पड़ेगा। मालिक को दया आ जाती है और वो कलावती को कुछ पैसे दे देते हैं। कलावती तुम्हारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? साहब हम गरीबों के बच्चे भी क्या स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो बेचारे घर पर ही रहकर घर के काम करते हैं अभी। देखो कलावती, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों की भी अच्छे से जिंदगी चले तो तुमको उन्हें पढ़ाना चाहिए। लेकिन साहब मुझ गरीब के पास तो खाने के ही पैसे नहीं हैं, तो मैं उनको पढ़ाऊंगी कैसे? देखो कलावती, मेरा एक दोस्त सरकारी स्कूल में अध्यापक है, वो वहां पर पढ़ाता है, मैं उससे बात कर लूंगा। और सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए होते।
क्या आप सच बोल रहे हैं साहब? क्या मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ सकते हैं? हाँ, तुम कल ही अपने बच्चों को लेकर उससे मिल लेना। कलावती बहुत खुश थी। एक तो उसको पैसे मिल गए थे और दूसरा उसको अपने बच्चों को पढ़ाने का मौका भी मिल रहा था। और जल्दी से काम खत्म करके घर पहुंच जाती है। घर जाकर देखती है कि राजू ने रो रो कर अपने आप को बुखार चढ़ा लिया था। वो चारपाई पर लेटा हुआ था। कलावती उसके पास जाती है और कहती है, आज मेरे राजा बेटा, क्यों तुम खेलने नहीं गए? क्या बात है, नाराज हो अभी तक? मेरा बेटा भी अब स्कूल जाएगा। और फिर जैसे ही उसे छूती है तो देखती है कि उसे तो तेज बुखार है। वो घबरा जाती है। वो जल्दी से गुड़िया को आवाज देती है और पैसे निकाल कर कहती है, ले बेटी, जल्दी से दवा ले आ। गुड़िया दवाई लेने चली जाती है। हे भगवान, एक मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं और दूसरी पहले आ जाती है। क्या हमारी जिंदगी ऐसी ही चलेगी उम्र भर? तभी गुड़िया दवा लेकर वापस आ जाती है और राजू को दवाई पिला देती है। राजू सो जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद उठता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। फिर वो रसोई में जाती है और खाना बनाने का नाटक करने लगती है। बाहर से उसका बेटा आवाज लगा रहा था, माँ खाना दो ना जल्दी से, इतनी देर हो गई तुम्हें रसोई में गए हुए और अभी तक कुछ नहीं बना। बेचारी मजबूर माँ क्या करती? वो तो उसे दोबारा सोने का इंतजार कर रही थी कि कब वो सो जाए, क्योंकि रसोई में तो कुछ भी खाने को नहीं था जो वो उसे दे सकती। इतने में गुड़िया रसोई में आती है और देखती है कि उसकी माँ तो खाली बर्तन को देख रही है और खाली बर्तन में ही खाना बनाने का नाटक कर रही थी। तभी गुड़िया कहती है, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? बर्तन में तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या पका रही हो? कलावती गुड़िया को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, क्या करूं बेटी, घर में कुछ भी नहीं पकाने के लिए। क्या दूं तेरे भाई को? जो कुछ पैसे लाई थी वो तो उसकी दवाई में लग गए। माँ तो चिंता मत कर, मैं भी कुछ लाती हूँ बाहर से। और फिर कुछ देर बाद गुड़िया कुछ फल लेकर आती है और राजू को देती है। राजू फल खाता है और फिर सो जाता है। कलावती गुड़िया से पूछती है कि वो फल कहाँ से लाई। तो गुड़िया कहती है, माँ, वो आज जब घर पर खाली बैठी हुई थी ना, तभी जो सामने फल वाला है उसका सामान आया था ट्रक में, लेकिन उसको सामान उतारने के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसके सारे फल उतरवा दिए थे। तो वो मुझे बदले में पैसे दे रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि जब मेरी माँ आएगी तो मैं उनसे पूछ कर ही पैसे लूंगी। माँ गुड़िया को गले से लगा लेती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, तुझ जैसी बेटी भगवान सबको दे। और फिर गुड़िया कहती है, तुझ जैसी माँ भी भगवान सबको दे, जो कि अपने बच्चों के लिए दिन रात इतनी मेहनत करती है। दूसरे दिन सुबह जब कलावती राजू को देखती है तो उसका बुखार उतर चुका था। वो अपने बच्चों को बोलती है, चलो राजू और गुड़िया, तुम दोनों तैयार हो जाओ, आज से तुम दोनों स्कूल जाओगे। क्या तुम सच बोल रहे हो माँ? हाँ बेटा, और तेरे साथ साथ तेरी दीदी भी स्कूल जाएगी। फिर कलावती अपने बच्चों को लेकर सरकारी स्कूल में जाकर उन मास्टर जी से मिलती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसके दोनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। और यहाँ से कलावती के जीवन में एक नया मोड़ आता है। अब राजू और गुड़िया दोनों स्कूल जाने लगे थे और भगवान के आशीर्वाद से दोनों ही बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकल गए, जिस वजह से उनको स्कूल में मुफ्त में शिक्षा मिल रही थी और कुछ सरकारी स्कीमों के तहत उनको स्कूल से कुछ पैसा भी मिलने लगा। माँ, ये देखो, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। माँ, इधर भी देखो, मैं अपनी कक्षा में फर्स्ट आया हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे इतने काबिल हैं, वरना मुझे तो इस जिंदगी में बस अंधकार के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। और हाँ माँ, मास्टर जी ने तुम्हें कल स्कूल बुलाया है। मुझे स्कूल बुलाया है? लेकिन मुझे क्यों बुलाया है? माँ, वो आपको अपने स्कूल में नौकरी देने की बात कर रहे थे। वो जो स्कूल में पानी पिलाने वाली आंटी है ना, वो अब नहीं आ रही हैं, तो आपको उनकी जगह काम करने को बुला रहे हैं। इस तरह कलावती को भी
उसी स्कूल में नौकरी मिल जाती है। अब कलावती सुबह अपने बच्चों के साथ स्कूल जाती थी और फिर दोपहर को उनके साथ ही स्कूल से वापस घर आ जाती थी। इस तरह एक मजबूर माँ अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। अब उनको खाने के लिए भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। स्कूल की तनख्वाह से ही उनका जीवन अच्छे से चलने लगा था। शीला और उसका पति किशनपुर नाम के एक गांव में रहते थे। उनका घर रेलवे स्टेशन के पास ही था। शीला का पति रमेश रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था। रमेश पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पिताजी भी कुली का काम करते थे और जीवन भर वो भी लोगों का बोझ उठाते उठाते मर गए और अब रमेश भी वही काम करने लगा। एक कुली बेचारा 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता है। बाकी की सुख सुविधाओं के बारे में तो वो दूर दूर तक नहीं सोचता था। रमेश भी बहुत गरीब था। रमेश की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। उसकी पत्नी शीला बहुत सीधी सादी थी। वो अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी। उसका सोचना था कि पति परमेश्वर होता है और पत्नी का धर्म होता है। अपने पति की सेवा करना, बाकी की चीजें सब पति के बाद आती हैं। इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। वो तो बस अपने पति को ही अपना भगवान मानती थी। एक बार की बात है, रमेश और शीला बैठे हुए बातें कर रहे थे। सुनो जी, हमारी शादी को इतना समय हो गया, अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। माँ ने कहा था कि सारे काम समय पर होने चाहिए। अरे अभी तो हमारी शादी को कुछ महीने हुए हैं। अभी तो हमारे पास बहुत समय है। अभी तो मैं तेरा पेट भी सही से नहीं भर पाता, तो बच्चे को कहाँ से खिलाऊंगा। देखो जी, मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं कहा, पर अब तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। और ऐसे कौन जीत पाया है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अगले दिन रमेश रेलवे स्टेशन चला गया और अपने रोज के काम में लग गया। लेकिन आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसे अपनी पत्नी की बच्चे वाली बात याद आ रही थी। रमेश अभी बच्चा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि थोड़ा पैसा जमा हो जाए, फिर वो बच्चे के बारे में सोचेगा। लेकिन उसकी पत्नी जिद पकड़े बैठी हुई थी। रात हो चुकी थी। रमेश दिन भर लोगों का बोझा उठा उठा कर थक कर घर गया और बिना खाए पिए सो गया। उसकी पत्नी को अपने पति की हालत को देखकर बहुत दया आती थी, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पाती थी। अपने पति को थका देखकर वो रमेश के पास आती है और उसके पैर दबाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। जब भी रमेश थका हारा घर आता था, शीला अपने पति के पैर दबाती थी और उसका पूरा ख्याल रखती थी। वो अपने पति से कभी कुछ नहीं मांगती थी। जो भी उसका पति उसे लाकर दे देता, वो उसमें ही खुश हो जाती। रमेश और उसकी पत्नी का मानना था कि जितनी चादर हो, आदमी को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। एक दिन की बात है, रमेश और शीला सो रहे थे कि तभी शीला की तबीयत खराब हो जाती है। रमेश उसे पास के ही एक दवाखाने ले जाता है और उसे पता चलता है कि शीला मां बनने वाली है। दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर कुछ महीनों बाद रमेश के घर बेटी पैदा हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। घर के खर्चे बढ़ने लगे। रमेश को दुगनी मेहनत करनी पड़ती थी। अब वो रात को भी देर से लौटने लगा और सुबह जल्दी चला जाता और दिन भर काम में लगा रहता था। फिर एक काली मनहूस रात को जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। रमेश इतना थक गया था कि उसे सामने से आती गाड़ी दिखाई नहीं दी और वो एक आदमी का सामान ले जाते हुए एक गाड़ी से टकरा गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। शीला पर तो ये बात सुनकर जैसे बिजली ही गिर गई हो। उसकी तो रातों रात दुनिया ही उजड़ गई। उसका तो कोई सहारा भी नहीं था, ऊपर से उसके एक बेटी भी जो कि अभी छोटी थी। शीला पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। अकेली तो जैसे तैसे रह लेती, पर बेटी का क्या करती। और फिर कुछ दिनों इन दुखों के नीचे दबी रही। घर में जो बचा पैसा रखा हुआ था वो भी अब खत्म हो गया था। अब तो एक वक्त की रोटी भी जुटाने मुश्किल हो गई थी। अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? किस तरह अपना और अपनी बेटी का पेट भरूं? एक दिन शीला घर पर बैठी रो रही थी और सोच रही थी कि वो क्या करे, कब तक ऐसे हताश होकर बैठी रहे। तभी उसके घर के बाहर कोई आवाज देता है, कुछ खाने को दे दे माई, भूखे को खाना दे। शीला आवाज सुनकर बाहर आती है।
बाबा, मुझे माफ करना। मेरे घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके लिए क्या, मेरे पास अपनी बच्ची को भी खिलाने के लिए कुछ नहीं है। शीला बाबा को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। सब जानकर बाबा अपनी झोली में से कुछ निकालकर शीला को देते हुए कहते हैं, ले बेटी, ये कुछ लोगों ने मुझे आटा दिया था, तू इसको रख ले और अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए रोटी बना ले। मैं इससे ज्यादा तो तेरी मदद नहीं कर सकता। तुझे हिम्मत से काम लेना होगा बेटी। इस देश में झांसी की रानी का जन्म हुआ है, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तू भी हिम्मत कर, उठ और अपनी बेटी की हिम्मत से परवरिश कर। बाबा वहां से चले जाते हैं। शीला पहले रोटी बनाकर खुद खाती है और अपनी बेटी को खिलाती है। फिर वो सोच में पड़ जाती है, मुझे कुछ करना चाहिए। दुख के समय आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। कुछ दिनों तक उसने बहुत काम ढूंढे, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिल पाया। थक हार कर उसे कुली का ही काम मिला, क्योंकि उसका पति भी कुली ही था। इसलिए वो काम उसे जान पहचान के जरिए मिल गया था। कुछ दिन बाद शीला ने अपनी बच्ची को पीठ पर बांधा और चल निकली जिंदगी का बोझ उठाने, और बन गई कुली मां। शीला बहुत सीधी सादी थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, चुपचाप अपना काम करती थी। देखते ही देखते वो बाकी के कुली लोगों के साथ घुल मिल गई और फिर उसकी जिंदगी थोड़ा सुधर गई। अब उसे थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन दिन भर के काम करने से वो बहुत थक जाती थी और अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख पाती थी। उसकी बच्ची रोती रहती थी, लेकिन शीला उसे गोद में नहीं उठा पाती थी, क्योंकि सामान उठाने की वजह से उसके कमर और पीठ में दर्द रहने लगा था। उसे अपनी बेटी पर बड़ी दया आती थी, लेकिन पेट की भूख भी तो शांत करनी थी, सो वो चलती रही ऐसे ही। एक बार की बात है, शीला कुछ लोगों का सामान लेकर जा रही थी कि वो अचानक गिर गई और उसे चोट लग गई। सारे कुली लोग मिलकर उसे अस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम ये काम क्यों करती हो? कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? ये तुम्हारे मतलब का काम नहीं है। अरे भाई, क्या बताऊं, जिसके सिर पर जिम्मेदारी हो वो ये नहीं देखता कि ये काम उसके मतलब का है या नहीं। अरे तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी जो तुम ये सब कर रही हो? अब क्या बताऊं भाई, मेरे घर पर कोई कमाने वाला नहीं है। ऊपर से एक बेटी है। मेरा पति भी कुली था, उसकी ही नौकरी मुझे मिली है और कोई काम नहीं मिल पाया, तो सोचा क्यों ना ये काम ही कर लूं। पर तुम औरत होकर कैसे इतना भारी भारी सामान उठा लेती हो? अरे भाई, सामान का बोझ इतना भारी नहीं लगता जितना अकेले जिंदगी जीने का बोझ लगता है। हाँ, ये तो तुमने ठीक ही कहा। भगवान भी गरीबों की ही परीक्षा लेता है। सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो कुली वहां से चला जाता है। अगले दिन शीला घर आ जाती है। उसकी बेटी पड़ोस में रमा काकी के पास थी। शीला को घर पर आते देखकर वो भी बेटी को लेकर शीला के पास आ जाती है। शीला अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगती है। रमा काकी कहती हैं, मत रो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद शीला ठीक हो जाती है और फिर से काम पर निकल जाती है। समय इसी तरह बीतता रहता है और देखते ही देखते 20 साल हो जाते हैं। शीला की बेटी अब बड़ी हो गई थी। शीला ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को बड़ा किया था। शीला की बेटी भी बड़ी समझदार थी। वो अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखती थी। अपनी कुली माँ की वजह से उसे बहुत से ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन वो कभी इस बात का बुरा नहीं मानती थी। वो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी। एक बार की बात है, शीला की बेटी इंदिरा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे आगे पढ़ना है और नौकरी करनी है। माँ, मैं नहीं चाहती कि तुम अब ये कुली का काम करो। मेरी प्यारी बेटी, तू तो जानती है कि मैंने कितनी मुश्किल से स्कूल में पढ़ाया है तुझे। हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि तूने कुली बनकर मेरा पालन किया है, लेकिन माँ, अब मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे बेटी, अब तो तेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे तेरी शादी भी तो करनी है। वो सब छोड़ माँ, क्या तू नहीं चाहती कि तेरी बेटी एक अच्छा जीवन जिए? हाँ बेटी, मैं चाहती हूँ कि तू कुछ अच्छा करे, लेकिन हम गरीब क्या कर सकते हैं? तू देखना माँ, मैं क्या करती हूँ। बस तू थोड़े से पैसे दे दे जो तूने मेरी शादी के लिए जमा किए हैं। पर बेटी, पर वर्ड छोड़ माँ,
तू ये देख कि कुली माँ की बेटी क्या करती है। फिर इंदिरा खूब पढ़ाई करती है। वो दिन के समय कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिससे उसका कुछ खर्चा चल जाता था, और रात के समय वो देर तक पढ़ाई करती रहती थी। बेटी इंदिरा, अब सो जा, आधी रात हो गई है। देख तो घड़ी में 2 बज गए हैं। बाकी का सुबह पढ़ लेना। कितनी मेहनत करेगी? माँ, मेरी ये मेहनत तेरी मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ दिख रहा है कि कैसे तुमने मुझे गोद में उठाकर लोगों का सामान उठाया है। बस माँ, कुछ और दिनों की बात है, फिर मैं तुझे राज करवाऊंगी माँ। शीला इंदिरा को गले से लगा लेती है और दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। देख तो कैसे काम करती है तू, मुझे भी रुला दिया। तो फिर तुम जाओ और जाकर सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में सो जाऊंगी। इंदिरा की रात दिन की मेहनत रंग लाती है और एक दिन की बात है, जब शीला रेलवे स्टेशन पर थी, तभी वहां पर इंदिरा भागी भागी आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ माँ, तेरी मेहनत रंग लाई। अरे क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? कुछ मुझे भी बताएगी क्या? माँ, बात ही इतनी खुशी की है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। क्या तू शादी कर रही है बेटी? ओ माँ, तू भी बस, तेरी सुई भी बस शादी पर ही जाकर अटकती है। तभी वहां पर शंभू काका भी आ जाते हैं और शीला के पास आकर पूछते हैं। क्या बात है शीला भाभी, आज माँ बेटी बहुत गले मिल रही हैं। अरे भाई, हमको भी तो बताओ क्या बात है। शंभू काका, मेरी रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं अफसर बन गई हूँ रेलवे में। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। शीला भाभी, तुम्हारी मेहनत आज सफल हो गई। तो इंदिरा बेटी, ये खबर भी क्या कोई इस तरह सुनाता है? अरे मिठाई तो लेकर आती। अरे काका, मिठाई नहीं, तुम सबको तो बढ़िया वाली पार्टी मिलेगी। इंदिरा अब नौकरी पर जाने लगी थी और पहली सैलरी मिलते ही उसने अपनी माँ के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे और घर पहुंचकर अपनी माँ को देती है। उसकी माँ भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। बस माँ, अब दुख के दिन चले गए। अब तू सिर्फ आराम करेगी माँ, मैं तुझे अब और काम नहीं करने दूंगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। शीला ने भी अपना कुली वाला काम छोड़ दिया था। अब वो घर पर बैठी आराम करती। तो देखा आपने, एक कुली माँ ने किस तरह इस जीवन को हिम्मत और साहस के साथ जिया। इसलिए जीवन में मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए।